नमस्ते बच्चों। कल मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल मैंने आपको भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की साधारण विशेषताओं के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की स्थिति में जो सुधार कार्यक्रम हुए उसके बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। महिलाओं के अतिरिक्त जातीय संघर्ष और को लेकर जातीय समीकरण के बारे में भी अपनी बात को इसी व्याख्यान में कहना चाहूँगा। महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हेतु जो कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए गए, उसमें सर्वप्रथम जो कदम उठाया गया वो सती प्रथा के विरुद्ध था, जिसका 1829 में एक एक्ट पारित करके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया था। और सबसे पहले इसको बंगाल में लागू किया और उसके पश्चात 1830 में ये बंगाल के अतिरिक्त मद्रास और बम्बई में भी लागू कर दिया गया था। इस सती प्रथा के विरुद्ध जो सर्वाधिक जो कार्य किया भारतीय समाज सुधारक थे वे राजा राम मोहन रॉय थे। उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने ये अधिनियम लाई और ये प्रकार की कुप्रथा को बंद किया गया। इसी प्रकार से शिशुवध की परंपरा भारत में प्रचलित थी, जहाँ पर विशेषतः बंगालियों और राजपूतों में ये प्रथा थी, जिसके अनुसार बालिकाओं की हत्या उनके पैदा होने के साथ ही कर दी जाती थी। तो इसके विरुद्ध 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम तथा 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित किया गया और 1870 के पश्चात इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के महत्वपूर्ण योगदान के कारण विधवा विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध माना गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे भी वैध बच्चे माने गए। इसके अतिरिक्त बाल विवाह पर नियंत्रण भी इन्हीं समाज सुधारकों के कारण हुआ था और 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह पर वर्जित कर दिया गया। लेकिन ये कानून ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सका। लेकिन बाद में अनेक प्रयासों के पश्चात 1930 में शारदा एक्ट पारित किया गया, जिस एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा को लेकर अनेक कार्य किए गए। विशेषतः 19वीं शताब्दी में समाज में भ्रांति व्याप्त थी कि हिंदू शास्त्र स्त्री शिक्षा को अनुमति नहीं देते और इस कड़ी में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने जो प्रयास किया उसी के फलस्वरूप 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई और इसके पश्चात 1849 में कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष J.E.D. बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना की थी। इसके अलावा 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा में स्त्रियों को नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ हुआ। 1916 में प्रोफेसर D.K. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसी प्रकार से 1880 में डैफरिन हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो महिला संगठन बने उससे भी महिलाओं की जागृति में काफ़ी हौसला मिला। 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। रमाबाई रानडे ने बॉम्बे में
1904 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत महिला सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी। इसी तरह से 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई। इसी तरह से 1927 में मार्गरेट कॉन्जिन द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस शायद धर्मनिरपेक्ष पद्धति से कार्य करने वाला पहला महिला संगठन था। तो इस प्रकार से चिमनाबाई गायकवाड़, मंगली की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी धरोबा टाटा इत्यादि जैसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने महिलाओं को एक सम्मानित जीवन जीने के लिए अधिनियम पारित करवाए और इसी कड़ी में अनेक कानून बने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिंदू महिला का संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 है, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1954 इत्यादि है। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण अन्य बिंदु है वो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष। जैसा कि हमें बताई है कि भारत में जाति व्यवस्था चतुर्वर्ण व्यवस्था का ही एक आगे का बदलता स्वरूप के रूप में हमारे समक्ष है, जिसके अनुसार भारत में अनेक जातियां और उपजातियां बन गई। और इसका प्रमुख कारण प्रांतीय सम्मेलन, भौगोलिक विस्तार एवं व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया को माना जाता है। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति ही किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती थी और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शुद्धता की पुष्टि उसकी जाति द्वारा की जाती थी। ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा निंदनीय पहलू माना गया वो समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना और ऊंच नीच जाति का जो भेदभाव समाज में पैदा हुआ, उसके कारण काफ़ी संघर्ष नीचे जाति और ऊंची जाति के लोगों के मध्य बाद में देखने को मिला। जातिगत भेदभाव को कम करने में जो अनेक कारक सहायक हुए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे, जिससे कुछ सीमा तक जातिगत भावना कम हुई थी। और इसके अलावा समाज सुधार आंदोलनों ने जाति आधारित शोषण का विरोध भी किया, इसके कारण भी काफ़ी कम हुआ। समाज को विभाजित करने के प्रयास में लगी शक्तियों के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों से राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरणा ली। शिक्षा में व्यापक प्रसार एवं जन जागृति के फलस्वरूप दलित वर्ग के लोगों में चेतना जागृत हुई और उन्होंने भेदभाव एवं उत्पीड़न का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्र भारत में संविधान ने जातिगत व्यवस्था के आधार पर समानता को लागू करने में अस्पृश्यता के उन्मूलन की व्यवस्था की। इस प्रकार से धीरे धीरे जो जाति व्यवस्था थी उसका विरुद्ध लोगों ने जो संघर्ष किया, इसके कारण जातीय कठोरता में कमी आई। और हम देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन को इसका लाभ मिला, जहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर इस देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैंने अपने संपूर्ण व्याख्यान को PDF के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप उसे पढ़ें और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।